क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द following give the names of the elements present in the following compounds। ए है क्विकलाइन, बी है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ए है क्विकलाइन, बी है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सी है बेकिंग सोडा और डी है पोटेशियम सल्फेट। सी है बेकिंग सोडा और डी है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये जो 4-5 कंपाउंड्स हैं, इनका हमको ना नाम पता होना चाहिए, इनका जो केमिकल नेम है वो मेरे को पता होना चाहिए कि क्या होता है इनका केमिकल नेम। तो वो नोट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्विकलाइन की। ठीक है, तो अगेन ये भी भाई हमारे लिए मुश्किल है कि हम जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब कंपाउंड्स का नाम हम याद रख पाएँ, हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसमें आप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में इतना ही मेंशन्ड है, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाहर का तो कहीं कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक, तो जैसे देखिए पहला है क्विकलाइन। तो क्विकलाइन मैं इधर लिखूंगा, यहां लिखेंगे कंपाउंड, इधर लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला, और इधर लिखेंगे एलिमेंट्स प्रेजेंट। तो यहां देखिएगा कि सबसे पहले जो हमारा कंपाउंड है क्विकलाइन। अब जो क्विकलाइन दे रखा है, क्विकलाइन का केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो Ca का मतलब हो गया कैल्शियम, तो एलिमेंट क्या हो गया इसमें, एक तो कैल्शियम और दूसरा O है, O इज फॉर ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ये हो गया। बी देखेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HBr। H is for hydrogen and Br is for bromine। हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, ये हो गया। उसके बाद तीसरा देखिएगा, तीसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaHCO3। तो कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, Na होता है सोडियम के लिए, H होता है हाइड्रोजन के लिए, C होता है कार्बन के लिए, O होता है ऑक्सीजन के लिए। तो सोडियम कॉमा Na इज फॉर सोडियम और H का हो गया हाइड्रोजन
फिर C इज फॉर कार्बन एंड O इज फॉर ऑक्सीजन। तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे। फिर D ये पूछ रहे हैं पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4। तो K इज फॉर पोटेशियम, S इज फॉर सल्फर एंड O इज फॉर ऑक्सीजन। तो पोटेशियम एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? पोटेशियम कॉमा सल्फर, पोटेशियम सल्फर एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है जी, सभी को क्लियर है ये? यस Yes, सर। sir. हाँ, चलिए जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स। ये पूरा मिटा दूं अगर हो गया तो? यस सर। ठीक है। पार्थ कहाँ तक बता रहे थे तुम? कॉलॉइडल सॉल्यूशन तक आ रहा है? सर कॉलाइड्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बस तो जल्दी ही हो जाएगा। कब है एग्जाम, कब है? सर 12। हाँ तो ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा फिनिश। ओके सर। हाँ, बस 1 मिनट वेट करिए, अभी कर रहा हूँ स्टार्ट। चलिए जी, अगला नोट करेंगे सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स। सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स। सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स। इसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे हम। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, फर्स्ट पॉइंट, द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, the substance which is dissolved in a liquid, the substance which is dissolved in a liquid to make a solution, to make a solution to make a solution is called solute.
is called solute. Second point है, and the liquid in which solute is dissolved, the liquid in which solute is dissolved is called solvent. The liquid in which solute is dissolved is called solvent. अगला पॉइंट लिखें, द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स. द सॉल्यूट पार्टिकल्स are also called dispersed particles. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, solvents are also known as dispersion medium. Solvents are also known as dispersion medium. Next point, the solutions made by dissolving various solutes. The solutions made by dissolving various solutes. The solutions made by dissolving various solutes in water. Are called aqueous solutions. Next point, देवांश कुछ कह रहे हो? नो सर, ये मेरा माइक बार बार खुले जा रहा है, पता नहीं क्यों. अच्छा. अगला लिखेंगे, द सॉल्यूशंस मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट्स. The solutions made by dissolving solutes. The solutions made by dissolving solutes in organic liquids are called non-aqueous solutions. ठीक है, ये पॉइंट्स आपने नोट करे. अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं इसमें कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए. देखो, सबसे पहले है यहाँ पर द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट. जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने पानी लिया और पानी के अंदर मैं नमक जो कि पाउडर्ड फॉर्म में है, मैं उस नमक को पानी के अंदर घोल रहा हूँ. तो नमक जो है ना, नमक को हम द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड. तो लिक्विड क्या है? लिक्विड है वाटर में मैं क्या मिला रहा हूँ? नमक मिला रहा हूँ. तो द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड, वो क्या है? नमक. तो जो चीज किसी लिक्विड में मिलाई जाती है उसको हम कह देते हैं सॉल्यूट. तो इसको हमने सॉल्यूट बोल दिया. द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व, जिस लिक्विड में कोई सॉल्यूट मिलाया जाता है. जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन के केस में वाटर था, तो वाटर में मैंने नमक को मिलाया, तो वाटर जो लिक्विड है, जिस लिक्विड में सॉल्यूट को घोला जाता है,
दैट लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स भी बोलते हैं, और जो आपका सॉल्वेंट होता है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम भी बोल देते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स बोल देते हैं, और जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनको हम डिस्पर्जन मीडियम बोल देते हैं। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि ऐसे जितने भी सॉल्यूशन हैं जिनमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर होता है, मतलब पानी के अंदर कुछ घोला जाता है, तो ऐसे जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन सभी सॉल्यूशंस को हम बोल देते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। और ऐसे जितने भी सॉल्यूशंस हैं जिसमें ऑर्गेनिक लिक्विड के अंदर, ऑर्गेनिक लिक्विड का मतलब क्या है कि ऐसा लिक्विड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना है। फॉर एग्जांपल शुगर केन जूस, फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ फ्रूट जूस, फॉर एग्जांपल ब्लड। तो जो भी ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड्स में जब कभी कोई भी चीज मिलाई जाती है तो जो वो सॉल्यूशन तैयार होता है, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, ये सारे पॉइंट सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग देखेंगे सॉल्यूशन, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फिर एक्सक्यूज मी उसके बाद सर। हाँ जी। सर लास्ट वाला पॉइंट एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बताता हूँ। ऑर्गेनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक लिक्विड्स क्या होते हैं, ये देखिए। जो भी लिक्विड कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो भी लिक्विड तैयार होता है उसको मैं ऑर्गेनिक लिक्विड बोल देता हूँ। तो जितने भी दुनिया में जितने भी फ्रूट्स है ना, वो सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं वो सब ऑर्गेनिक है। तो उन फ्रूट्स का जो जूस होगा वो भी ऑर्गेनिक लिक्विड होगा। तो उनके अंदर आप कोई भी चीज अगर घोलेंगे तो वो जो सॉल्यूशन तैयार होगा, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी। अब अगला मुझे अलग अलग देखना है, पहले सॉल्यूशंस, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, फिर उसके टाइप्स, फिर सस्पेंशंस, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, फिर उसके टाइप्स, फिर कॉलॉइड्स, फिर उसकी प्रॉपर्टीज और उसके टाइप्स। तो सबसे पहले हम करेंगे सॉल्यूशंस। हेडिंग डालिएगा सॉल्यूशंस। लिखेंगे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में सबसे पहले नोट करें, हाँ, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और is a homogeneous mixture of two or more substances. A solution is a homogeneous mixture of two or a solution is a homogeneous mixture of two or more substances. ठीक है, some common examples of solutions are salt solution, sugar solution, salt solution, comma sugar solution, salt solution, comma sugar solution, comma vinegar, comma vinegar, comma metal alloys, comma air, etc. ठीक, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है कि जिसमें हम अलग अलग आइडेंटिफाई ना कर पाए, जिस चीज से भी मिलकर सॉल्यूशन बना हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में जब पानी में हम नमक को घोल देते हैं तो मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता
कि कहाँ नमक है और कहाँ पानी है। तो ऐसे सॉल्यूशन को ऐसे सॉल्यूशन को ऐसे सॉल्यूशन को मतलब ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अब उसके एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, मेटल अलॉयज और एयर एटसेट्रा। तो ऐसे ही इसके ये एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं देखूंगा बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन में सबसे पहले अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। A solution is a homogeneous mixture, full stop. Second है the size of solute particles in a solution is extremely small. The size of solute particles in a solution is extremely small. बहुत ज़्यादा छोटा होता है, extremely small. ब्रैकेट इसी में एक लाइन और लिख दीजिए, it is less than 1 nanometer in diameter. It is less than 1 nanometer in diameter. नैनोमीटर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम मिलीमीटर की बात करते हैं तो मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ जैसे मान लो मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ है सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो ये जो सेंटी होता है ना, मीटर लगा हुआ है आगे, सेंटी का मतलब होता है 10⁻², और आगे m लगा दो, c इज फॉर सेंटी। तो सेंटी की जगह मैंने 10⁻² लगा दिया, तो ये हो जाएगा 10/10⁻², मीटर। और आप जानते भी हैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो आपने मेथड याद कर रखा है वो ये है कि आप उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 10 सेंटीमीटर आपके पास लिखा हुआ है तो आप उसको 100 से डिवाइड करोगे और कह दोगे कि ये मीटर में आ गया, तो ये हमारा हो गया 0.1 मीटर। समझ गए? तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का ये तरीका होता है। उसके बाद यहां पर जैसे नैनोमीटर लिखा हुआ है, तो नैनोमीटर एन जो लिखा हुआ है ना, इस नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। नैनो का मतलब 10⁻⁹ है। इसी तरीके से ये कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको बता रहा हूँ, वैसे 9th क्लास में उतने काम तो नहीं आने, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिएगा। जैसे 1 किलोग्राम होता है, तो आप सब जानते हैं कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है ना के, दिस के टर्म इज नोन एज 1000। ये 1000 है, मतलब 10⁻³ बोलते हैं इसको। 1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो ग्राम तो अपनी जगह रहा, और जो ये के है, के की जगह 10⁻³ लिख दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक। तो हर एक जो टर्म है ना, हर एक टर्म का अपना कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे एन है नैनोमीटर, तो मीटर तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। आपने सुना होगा, आप कहते होंगे कि भाई मेरे तो मोबाइल फोन में 1 GB रैम है, कोई बोलता है कि मेरा तो जो लैपटॉप है उसमें 1 TB की मेमोरी है ना। तो कोई बोलते हैं कि 500 GB है। तो 1 GB, ये जो जी है, बी इज फॉर बाइट्स। तो बाइट्स तो बेसिक यूनिट हो गई, किसकी? मेमोरी की बेसिक यूनिट हो गई। ऐसे ही जो मीटर है, मीटर आपकी बेसिक ऐसा यूनिट हो गई, किसकी? लेंथ की। तो नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁹। इसी तरह से जी का मतलब होता है 10⁻+9।
तो अगर 1 GB मेमोरी है तो 1 × 10⁻⁹ बाइट्स है टोटल मेमोरी आपके मोबाइल फोन में। 2 GB है तो 2 × 10⁻⁹ बाइट्स ये टोटल होता है। तो खैर ये सब चीज इसलिए बताई गई कि जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, 1 नैनोमीटर का उनका डायमीटर होता है। तो आप सोचिए कि वो कितने छोटे होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं तभी तो वो आसानी से घुल जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर। मेरी बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो ये दो प्रॉपर्टीज हुई। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी नोट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन particles of a solution cannot be seen with a microscope. The particles of a solution cannot be even seen with a microscope. आप एक माइक्रोस्कोप भी लेकर बैठ जाओ ना, तब भी आपको सॉल्यूशन के पार्टिकल्स अलग अलग नजर नहीं आएंगे, इतने अच्छे तरीके से वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, the particles of a solution pass through the filter paper. The particles of a solution pass through the filter paper. फिल्टर पेपर क्या हो गया? जैसे हम लोग अपने घरों में फिल्टर पेपर तो नहीं यूज करते। अगर हम अपने घर में चाय बना रहे हैं तो चाय को छानने के लिए हम छन्नी यूज करते हैं। ठीक है, तो वो जो छन्नी होती है ना, छानने के लिए जिस चीज को यूज करा जाता है उसी को फिल्टर पेपर बोल देते हैं। लेबोरेटरी में छन्नी यूज नहीं करी जाती, लेबोरेटरी में सेपरेटिंग फनल के ऊपर फिल्टर पेपर लगाकर और फिर उससे छन्नी का काम लिया जाता है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर में भी उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं अटकते, इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर के भी आर पार निकल जाते हैं। ये चौथी प्रॉपर्टी हुई। पांचवी प्रॉपर्टी इसकी, द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, full stop. The particles of solute present in a solution the particles of solute present in a solution, the particles of solute present in a solution do not separate out on keeping. Do not separate out on keeping. डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप चॉक पाउडर लीजिए, जो ब्लैक बोर्ड से चॉक के ऊपर लिखा जाता है ना, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है चॉक से, तो वो जो चॉक है उस चॉक का आप पाउडर बना लीजिए, उसको तोड़कर उसका पाउडर बना लीजिए और उसको आप पानी में रखो और पानी में खूब अच्छे से घोल दो उसको, है ना। जब उसको पानी में खूब अच्छे से हम डिजोल्व कर देंगे तो डिजोल्व करने पर मैं ये देखूंगा कि वो जो व्हाइट पाउडर है ना चॉक का, वो पानी में घुल जाता है। ठीक है, वो घुलता रहेगा, उसके पार्टिकल्स हालांकि मुझे नजर आते हैं लेकिन वो गोल गोल उसमें घूमते रहेंगे, घुलते रहेंगे। फिर आप क्या करें, आप उसको ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट के लिए रख दीजिए, उसको ऐसे ही स्टेबल होने दीजिए। उसको स्टेबल मतलब
वो जो घुमाया है आपने पानी उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको आप रुक जाने दो पहले 1 2 या 3 मिनट में। जब वो पानी रुक जाएगा तब आप उस ग्लास टम्बलर को धीरे 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 देखो, तो जो छोटे 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 पार्टिकल्स है ना चौक के पाउडर के, वो धीरे 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 करके नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। और ऊपर जो पानी बचेगा वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, उसमें जरा सा भी चौक का एक भी क्रिस्टल वो उसमें घुलेगा नहीं। वो पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होगा पानी, तो चौक जो है वो पूरी तरह से नीचे बैठ जाएगी। द सेम केस इज विद सैंड। सैंड को आप खूब ताकत लगा लो, खूब अच्छे से आप उसको घोलते रहो घोलते रहो घोलते रहो, वो घूमता रहेगा पानी के साथ साथ। लेकिन आप उसको रख कर देखिए 1 या 2 मिनट में जैसे ही पानी स्टेबल होगा रुकेगा, तो स्टेबल होते ही जो सैंड है वो सैंड नीचे की तरफ बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सॉल्यूशंस के केस में नहीं देखने को मिलता। सॉल्यूशंस में क्या है कि सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, वो इतने स्टेबल होते हैं कि उनको आप एक 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 1 दिन 4 दिन 10 दिन तक भी रखे रखो, वो एज इट इज रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है तो सॉल्ट सॉल्यूशन धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाए, सॉल्ट नीचे बैठ जाए और पानी ऊपर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। सभी को समझ में आ गया कि ये स्टेबल का मतलब क्या है? Yes, यस sir. सर। ठीक यस है, सर। चलिए जी, तो अगली प्रॉपर्टी इसकी लिखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज इट्स solute particles because its solute particles are very small। ठीक है, a true solution does not scatter light। does not scatter light का मतलब क्या है कि एक जो सही में जो सॉल्यूशन होता है वो लाइट को, स्कैटर का मतलब होता है घेरना, वो लाइट को घेरता नहीं है। किस तरीके से, आप देखिएगा कि मैंने एक ना ये ग्लास का कंटेनर बना दिया। ग्लास का कंटेनर क्या है कि जिसके आर पार बड़े आसानी से देखा जा सकता है, बिल्कुल साफ ग्लास का कंटेनर है, ट्रांसपेरेंट। और ये सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, एनीथिंग। यहां पर मैंने एक टॉर्च ली, यहां पर मैंने एक टॉर्च ली, तो टॉर्च से जो लाइट रेज निकलेंगी ना, जो लाइट रेज निकल रही है टॉर्च से, वो इस सॉल्यूशन का, इस ये सॉल्यूशन उन लाइट रेज को स्कैटर नहीं करेगा, मतलब घेरेगा नहीं, मतलब रोकेगा नहीं। जैसी ये निकल रही है बिल्कुल एज इट इज ये लाइट रेज आर पार निकल जाएंगी, बिल्कुल आर पार निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन जो है वो इतना क्लियर होता है कि लाइट रेज को वो रोकेगा नहीं, वो बिल्कुल आर पार निकल जाएंगी। और अगर हम कुछ ऐसे की इस तरीके की चीज की बात करें कि अगर मान लीजिए वो सॉल्यूशन ना हो तो सस्पेंशन हो और कॉलॉइड हो, तो वो किस तरीके से बिहेव करता है वो भी आपको बताते हैं। पहले ये बताइए 6 प्रॉपर्टीज क्लियर हैं सॉल्यूशन की सभी को? Yes, sir. सर, ठीक है, हाँ जी बोलो। तो सिक्स प्रॉपर्टी वापस समझा दीजिए। हाँ जी, 6 प्रॉपर्टी में क्या है, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। स्कैटर का मतलब क्या होता है, लाइट को घेरना, है ना, लाइट को रोकना। वो लाइट को रोकेगा नहीं, वो लाइट को अपने अंदर से पार आर पार हो जाने देगा, पास हो जाने देगा। समझ गए? यस सर। समझ गए, चलिए जी। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं। Excuse me, sir. हाँ जी,
सर अगर यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह कोलाइड होगा तो तब भी लाइट पास हो वो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो लाइट को रोकेगा, वो लाइट को स्कैटर करेगा। वो उसकी प्रॉपर्टी में बताऊंगा मैं, कोलॉइड की प्रॉपर्टी में। ओके सर। ठीक है। अब आप हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। Types of solutions. The various types of solutions are the various types of solutions are, first है solution of a solid in a liquid. Solution of solid in a liquid. Solution of a solid in a liquid. सॉरी, इसको ठीक कर लीजिए, सॉलिड इन अ सॉलिड करो, सॉलिड इन अ सॉलिड। सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ सॉलिड, इसका मतलब क्या है कि सॉलिड को सॉलिड में घोलना। ठीक, सॉलिड को सॉलिड के अंदर ही घोल देना। तो ये कैसा बनेगा, हम ये कहेंगे कि इसमें ना मेटल अलॉयज की हम बात करेंगे। सॉलिड को सॉलिड में किस तरीके से घोलते हैं ताकि उसको मैं अलग अलग आइडेंटिफाई ना कर पाऊँ। देखिए सॉल्यूशन का बेसिक तो मीनिंग ही ये है कि हम उसमें जिस जिस कंपोनेंट से मिलकर वो सॉल्यूशन तैयार हुआ है हम उसको अलग अलग देख ही ना पाए, क्योंकि वो सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ सॉलिड, इसमें आप लिखेंगे मेटल अलॉयज आर द सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन सॉलिड्स। मेटल अलॉयज are the solutions of a solid in a solid. Metal alloys are the solutions of a solid in a solid. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल brass is a solution of zinc in copper. For example, brass is a solution of zinc in copper. जिंक भी सॉलिड है और कॉपर भी सॉलिड है, तो जिंक को अगर कॉपर में मिक्स कर दिया जाए तो ये एक अलॉय बन जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रास। ठीक है, तो जिंक को अगर कॉपर में मिक्स कर दिया जाता है तो वो बन जाता है ब्रास। ब्रास जिसको हिंदी में आपने सुना होगा पीतल बोलते हैं। पीतल, जो मंदिर की घंटी होती है वो पीतल की ही बनती है। ठीक है, या आपने देखा होगा जो मिलिट्री मैन होते हैं या पुलिस मैन होते हैं तो उनके कंधों पर जो स्टार्स लगे रहते हैं वो भी पीतल के बनते हैं। काफी बर्तन होते हैं वो भी पीतल के बनते हैं। तो जिंक इन कॉपर मतलब एक सॉलिड को ही सॉलिड में मिला देना। तो जो पीतल होता है यानी कि जो ब्रास होता है उसमें आप कभी बता भी नहीं सकते हो देखकर उसको कि उसमें जिंक कहाँ पर है और कॉपर कहाँ पर है। वो येलो कलर का चमकदार दिखता है जैसे कि सोना हो, गोल्ड की तरह दिखता है वो। तो सेकंड देखें, सेकंड टाइप सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड।
solution of a solid in a liquid. Solution of a solid in a liquid. तो इसमें आप नोट करेंगे, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. This is the most common type of solutions. Example, sugar solution and salt solution. Sugar solution and salt solution. ये आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड. जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में घोल दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो जैसे सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट को अगर पानी में घोल दिया जाए तो सॉल्ट क्या है, सॉलिड है, और पानी क्या है, लिक्विड है. जैसे कि शुगर है, शुगर को पानी में घोल दिया जाए तो शुगर क्या है, सॉलिड है, और पानी क्या, लिक्विड है. ठीक, तो सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन ये सॉलिड इन अ लिक्विड के एग्जांपल हो गए. समझ में आ गया? यस सर. यस सर. ठीक है बेटा, अगला लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड. थर्ड, solution of liquid in a liquid. Solution of liquid in a liquid. Vinegar is a solution of acetic acid. Vinegar is a solution of acetic acid. ब्रैकेट में लिखें इथेनॉइक एसिड इन वाटर. इथेनॉइक एसिड इन वाटर. विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. ब्रैकेट में लिखें इथेनॉइक एसिड इन वाटर. फुल स्टॉप. It is a liquid in liquid type of solution. It is a liquid in liquid type of, it is a liquid in liquid type of solution. ठीक है, तो जो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड का केमिकल नेम होता है इथेनोइक एसिड. तो इथेनोइक एसिड को अगर पानी में घोल दिया जाए तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसी को हम विनेगर बोल देते हैं. तो यानी कि जो इथेनोइक एसिड है वो भी एक लिक्विड है, और जो पानी है वो भी एक लिक्विड है. तो आपने एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के अंदर ऐड कर दिया, तो दिस इज अ टाइप ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन. समझ गए होंगे शायद? यस सर. यस सर. चलिए जी, तो फोर्थ वाला देखते हैं. फोर्थ है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड. सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड फोर्थ है.
सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर गैस किस तरह से मिलाई जाती है। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं ना, इन सभी के अंदर, लिक्विड के अंदर गैस मिलाई जाती है। सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। सोडा वाटर is an is a solution of carbon dioxide in water. Carbon dioxide in water. It is a gas in a liquid type of solution. It is a gas in a liquid टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और आपने देखा भी होगा कि जब आप किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो नीचे से गैस के बबल्स ऊपर आते हैं। इसका मतलब क्या है कि गैस को कंप्रेस करके लिक्विड के अंदर मिक्स करा गया है। पांचवा देखेंगे, पांचवा है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस, एक गैस के अंदर दूसरी गैस को मिला देना, इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस। लिखेंगे एयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैसेस। Air is a solution of gases like carbon dioxide, oxygen, nitrogen, argon, etc. It is a gas in a gas type of solution। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये 5 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस भी सभी को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और बाकी मैं बता देता हूँ आपको कि कल सुबह भी मैं क्लास लूँगा, एक क्लास लूँगा मैं पॉलिनोमियल्स की एनसीईआरटी में से, और एक क्लास में लूँगा लाइन्स एंड एंगल्स की। जो बच्चे इंटरेस्टेड हो कर सकते हैं। वही दोबारा से आपको बताता हूँ कि पॉलिनोमियल्स हम मेन बैच में कर चुके हैं, जिनको रिवीजन करना हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स मैंने अभी मेन बैच में नहीं करा है, तो वो मैं वहाँ पर करवा रहा हूँ, दूसरे मैं एक्स्ट्रा क्लास में करवा रहा हूँ, लेकिन मेन बैच में भी वो हम करेंगे। तो लाइन्स एंड एंगल्स कोई मिस करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को ये ना लगे कि लाइन्स एंड एंगल्स में दोबारा नहीं कराऊंगा, मैं दोबारा कराऊंगा लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो ये सब नोट कर लीजिए, बस आज के लिए इतना ही करेंगे। गुड सर इवनिंग एक्स्ट्रा सर। क्लासेस की टाइमिंग क्या है पॉलिनोमियल्स वाली? बेटा वही रखूंगा, सुबह 9 से 10 और 10 से 11। 9 से 10 रख लूंगा पॉलिनोमियल्स, और 10 से 11 लिख लेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। ओके सर, ठीक है, Thank you, sir. चलिए जी, थैंक यू गुड ओके, इवनिंग सर। थैंक यू ओके, सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।